ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस ब्रीफिंग कल भी हुई थी और आज एक और प्रेस ब्रीफिंग की गई, क्योंकि इंतजार था, पूरा देश अब इंतजार कर रहा था कि इस ऑपरेशन के अंदर भारत को जो कामयाबी मिली है, जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब भारत के द्वारा पाकिस्तान को एक बार नहीं बल्कि बार बार दिया गया। तीनों सेनाओं के अधिकारियों के द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, डीजी ऑपरेशन की प्रेस ब्रीफिंग, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली हमारे साथ में लगातार बने हुए। अनुपम जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो, क्योंकि जिस तरह से भारत के द्वारा जो एक परिचय दिया गया है, बहादुरी का परिचय, उसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग हुई, पूरा ऑपरेशन समझाया गया। देश को बधाई, देश के नागरिकों को बधाई, देश की सेना को बधाई और देश के नागरिकों तक सबको हर सूचना पहुंचाने के लिए हमारे चैनल फर्स्ट इंडिया को बधाई। क्या लग रहा है कि जिस मिशन के तहत भारत इस मैदान जंग में उतरा था, धूल चटाई गई पाकिस्तान को पूरी तरीके से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस वाकई में नजर आया अनुपम जी उनके चेहरे पर इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। देखिए, पहलगाम के बाद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने और सेना ने 15 दिन का तकरीबन एक पखवाड़े का समय लिया ताकि हम पूरी तरीके से तैयार हों। हम अपना एक उद्देश्य बनाए कि हमें इस लड़ाई में चाहिए क्या, और हमारा उद्देश्य था आतंकवाद की कमर को तोड़ना। हमारा उद्देश्य पाकिस्तान का विभाजन करना हमने नहीं चुना था। हमने दो उद्देश्य चुने थे, आतंकवाद की कमर तोड़ना और कोई भी अगर आतंकवाद को मदद कर रहा है तो उसके साथ भी निपटना। और हमने सबसे पहले दिन केवल पूरी तैयारी के साथ 9 ठिकानों पर आतंकवाद के हमला किया, उसकी कमर तोड़ी, और दोनों जो अजद मजूर और हाफिज सईद है उनके इतने खास आदमी और नेता और उनके जो लीडर हैं मारे गए, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के। उसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया, हमने उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर हमने इसको और बढ़ाकर जब हमने जो है स्कर्दू के आगे पहाड़ियों पर हमला किया, जहां उनके जो परमाणु हथियार रखने की एक जगह है, तब पाकिस्तान बुरी तरह घबराया कि उसके 7 हवाई अड्डे टूट गए, उसके परमाणु बम जहां उसने रखे वो भी अब महफूज नहीं है। तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि अपने हथियार डाले और भारत से बात करे, भारत से विनती करे कि युद्ध को समाप्त किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए। इसलिए उनके डीजीएमओ ने हमसे बात की। भारत ने कोई जल्दी नहीं दिखाई, भारत को युद्ध खत्म करने की कोई जल्दी नहीं थी, और हमने अपने दोनों ही जो उद्देश्य थे उनको पूर्ण तरीके से हासिल किया। और उसके बाद पाकिस्तान की जो विनती थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कि इस युद्ध को युद्ध विराम की तरफ लाया जाए, तब हमारे डीजीएमओ ने माना। और ये नेवी के डीजी, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, तीनों सशस्त्र सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है वो बहुत ही सधी और नपी तुली है, जिसमें कोई भी किसी तरीके की बड़े बोल नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। हमने जो हासिल किया हम वो बता रहे हैं, और हमने अपना उद्देश्य पूरी तरीके से पाया वो बता रहे हैं। हमारी तरफ कोई डैमेज नहीं हुआ वो बता रहे हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, इन दोनों ही जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, कल भी प्रेस ब्रीफिंग की गई, आज भी प्रेस ब्रीफिंग की गई, और साथ ही में वो सबूत दिखाए गए वाकई के अंदर जो ड्रोन वहां से भेजे गए और हमने किस तरह से सिर्फ लेजर से उनको मार गिराया, और पाकिस्तान कहता है कुछ नहीं हुआ। जाहिर तौर पर पाकिस्तान को ये कहना जरूरी भी है अपनी आवाम को समझाने के लिए, लेकिन अभी ये समझना जरूरी है कि लगातार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं और बैकडोर से पाकिस्तान के साथ बातें भी हो रहे हैं। अब उसमें जो संघर्ष विराम है वो युद्ध विराम होगा नहीं होगा, उसको लेकर आगे हम बढ़ रहे हैं। आज सुबह से ही काफी बिजी दे रहा है बैठकों को लेकर, लेकिन अभी आपको बता दें कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल एक खास बात बोले, शायद बड़ा संदेश भी है और समझाने की कोशिश भी की गई है कि हमारी लड़ाई आतंकियों से थी। पाकिस्तानी सेना ने इस लड़ाई को अपना बना लिया और उसके बाद ये तमाम स्थिति हुई, तो जो भी नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। दूसरी बड़ी बात है, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय सेना का जो लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई थे, नेवी से वाइस एडमिरल प्रमोद थे और
एयरपोर्ट से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने 25 ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। अब आप देखिए कि एयर मार्शल भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान मिलिट्री के साथ नहीं। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसको करारा जवाब दिया, नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार है। अब आप देखिए कि कल ही 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1 घंटे 10 मिनट तक चली थी और भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को जो संघर्ष विराम हुआ था, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन हैं, जो DGMO है, उनकी बातचीत होनी है। इस बीच में देखिए कई बार सीजफायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ। पहले ये बैठक जो थी दोनों DGMO की, वो 12 बजे हुई थी, जो हॉट लाइन से जो बात हो रही थी वो 20 मिनट डिले हुई और फिर कहीं कनेक्शन में प्रॉब्लम की वजह से वो आज शाम के लिए तब्दील हो गई है। उस बीच में भारतीय सेना ने ये साफ बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अभी भी हम तैयार हैं, हमारी नौसेना तैयार है, 24 घंटे के लिए हमारे पायलट और एक नए मिशन के लिए अभी हम तैयार हैं। ऐसी स्थिति में ये संघर्ष विराम है, युद्ध विराम नहीं है। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो हम हर स्थिति में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जाहिर तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिस्टम को समझाया और जो अगली लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इसके लिए कितना भारत तैयार है, पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाकर कि देश को 140 करोड़ लोगों को ये इस तरीके से इन्फॉर्म किया गया है कि अभी केवल संघर्ष विराम है, पाकिस्तान से बातचीत है और अगर आगे कुछ भी होता है तो पूरी सेना तैयार है, चाहे फिर वो नल, जल, थल और नभ हो, तीनों तरीके से। तो उसका पूरा प्रेजेंटेशन आज भारतीय सेना ने दिया है। अच्छा अदिति, इस ऑपरेशन में एक और फर्क पता चला भारत और पाकिस्तान के बीच, जहां पर भारत पूरी कोशिश कर रहा था अपनी जनता को बचाने की, अपने लोगों को बचाने की, तो इसी बीच देखिए भारत व्यक्ति ऑपरेशन में इन्वॉल्व सपोर्ट के लिए रहता है, बट जो क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो वो चाहते हैं, उसमें हम सब समर्थन करते हैं। तो मैं ये मानता हूं, अब हमारा ज्ञान जैसा भी है, पर जो हमारी सेना ने करके दिखाया है, दुनिया में किसी भी सेना की इतनी काबिलियत नहीं है और ये कभी नहीं हो सकता। और देखिए भारत ने वैसे तो इतिहास में, मैं भी एक बार मैं स्वीकार करता हूं, मेरे को भी लगा कि हम हर बार कहते थे अगली बार किया तो तेरे को मारेंगे, हाँ। अगली बार किया तो तेरे को मारेंगे। और मैं समझ पा रहा हूं कि देखिए हर समय हमारी सोच मौजूदा हालात के अंतर्गत बढ़ती होगी और यकीनन इसमें जब ये हमने 5 बजे परसों के दिन उनकी सीज फायर एक्सेप्ट की, मैं मानता हूं भारत ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हम भी नहीं चाहते थे एस्केलेशन हो और हम भी नहीं चाहते थे, पर सेना ने कभी मैं समझ सकता हूं कभी नहीं कहा कि हम आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ेंगे, जारी रहेगा वो। पर एक तरीके से थोड़ा ये रहा बड़ा कठिन सबके लिए स्वीकार करना, पर मैं मानता हूं हम सबको अब एक साथ जिस प्रकार से ये उतार चढ़ाव आते हैं और देश के नागरिकों को भी, अभी भी कुछ लोग हैं जो नैरेटिव चला रहे हैं, जो पाकिस्तान जिस प्रकार से प्रहार करने की, अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, तो जो मैसेज अभी दिया है, और एक बात सही है, बिन भय प्रीत नहीं हो सकती। ये भय का पार्ट 1 था जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि इस पार्ट 1 को हमने रोकना नहीं चाहा, बट दैट डजंट मैटर, हु एम आई। मैं एक नागरिक हूं, मेरा काम है समर्थन करना। जो हमारे रणबांकुरे जो जमीन की परिस्थिति के अंदर काम कर रहे हैं, मैंने स्वीकार किया, मुझे अजीब लगा, बट देन आई एम ए सिटीजन, आई एम नॉट अ मिलिट्री मैन टुडे। हम सबको जो सिविलियन नागरिक के तौर पर हम जो देश के पीछे खड़े हैं, हमें हमारी सेना के इवेंट पर हो सकता है हमारी रीडिंग अलग हो, पर देखिए जो भारत सेना ने आज कहा है कि अगर ये जो आखिरी मौका जिसमें, और अगला मिशन का आई एम श्योर। अब देखिए एक बात और बड़ी हुई है आयुषी जी, वो ये निकल के आई है इसके दौरान, आज जो न्यूज पेपर्स में देखिए भारतीय सेना और हमारा मीडिया कितना समझदारी से काम किया है। आई मस्ट अप्रिशिएट, आप सबको मैं नमस्कार करना चाहूंगा कि देखिए कितना प्रेशर था 2 दिन में देश का, पर फिर भी हमारे मीडिया ने कोई गलत चीज टिप्पणी नहीं की। और आज जो अखबारों में फैक्ट्स आए हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आ गए थे कि भाई किस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री, हमारे सैन्य अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व थे डिसीजन टेकिंग में, उन्होंने अमेरिका को साफ कर दिया था कि आपको अगर बात करनी है हमसे तो बात करो पीओके जो पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठा है उसको वो वापस कब करेगा, ना कि ये बात करो मध्यस्थता की। मध्यस्थता की कोई जगह ही नहीं है।
व्हाट अ ग्रेट स्टेटमेंट। इट्स इंडीड हमारे देश के लिए। मैं मानता हूँ ये गौरव की बात है कि हमने क्लियर कट बोल दिया उसको। अब देखिए ये लड़ाई है साहब, इसमें उतार चढ़ाव, नीचे आगे, और ये युद्ध है। जैसा मैं कहता हूँ कोई मंदिर का प्रसाद तो खा नहीं रहे हैं। तो बस मुझे आज के दिन पूरे भारत की सेना, सिस्टम और स्पेशली मीडिया, मैं बार बार मीडिया का अभिनंदन कर रहा हूँ। जबकि कई बार मैंने भी आप लोगों से कहा ये क्या बात है, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस प्रकार से दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो इस अभी तक लिमिटेड वॉर की जो कहानी है, और दुनिया में ऐसा कहाँ हुआ इतिहास में कि चौथे दिन ही दुश्मन देश घुटने पे आ जाए, आए चाहे कोई कारण हो, तो ये वो अमेरिका का दबाव डलवाए चाहे खुद का डलवाए, और ये जानते हुए कि वो न्यूक्लियर धमकी दे रहा था। उस न्यूक्लियर धमकी के मारे भारत कभी कमजोर नहीं पड़ा। कमजोर पड़ने वाले दुनिया के देश थे, कमजोर पड़ने वाला था दुश्मन कि भाई मैं क्या करूं। और चलिए ये समय की मांग थी, और हमारे सैन्य रणनीतिकारों ने और भारत के जो रणनीतिकार है इस पर काम कर रहे हैं। हम उनको शुभकामनाएं देंगे और ये कहेंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, परिस्थिति आएंगी। एक काम जरूर करना है कि हमारे जैसे नागरिकों को जो आपके लिए यहाँ दिन रात स्तंभ की तरह खड़े हैं, हमारा हर कुछ कुर्बान करने के लिए खड़े हैं, आपके सम्मान में खड़े हैं, बस हमें आप अवगत कराते रहें कि हमारे देश के लिए आप कौन सा शौर्य का काम कर रहे हैं, और कोई गुमराह ना कर पाए हमको, क्योंकि सामान्य नागरिक का भावुक है आज के दिन। और अगर मैं सैनिक अधिकारी होने के नाते भी मैं भावुक हो जाता हूँ, तो सामान्य जनमानस की तो भावना हम समझ सकते हैं, पर फिर भी हेड्स ऑफ टू एवरीवन, मैं मानता हूँ बधाई के पात्र हैं हम सब लोग। बिल्कुल। अच्छा देवानंद जी, लेकिन इसको इस तरह से भी समझने की कोशिश करें कि अपने आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तान ने यात्री विमान को ढाल बना दिया। मतलब उनके लिए आम लोग मैटर ही नहीं कर रहे थे उस समय, जब ये वॉर चल रही थी, जब ये युद्ध चल रहा था। आयुषी जी, आपको भी पता है उस समय हम डिबेट में ही थे उस समय। हाँ। और ये जब न्यूज आई, देखिए वो क्या कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना नहीं है, दे आर ऑल टेररिस्ट। यस। ये आतंकवादी, और आतंकवादी से भी ऊपर कोई शब्दावली में हो, ये वो लोग हैं, इनको अपने नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं, हम खैबर पख्तूनवा में देख रहे हैं, पीओके में नागरिकों का इतने सालों से शोषण कर रखा है। और ये लोग ढाल बनाने की प्रकाष्ठा देखिए आप। ऊपर सिविल हवाई जहाज उनके इजाजत दे दी उन्होंने, और वो दी देश में इसलिए नहीं, दिखावा ये किया कि हम सामान्य हो रहे हैं, पर उनको अपने जो परिवार थे सेना के या उनके राजनीतिक उनको बाहर भेजने के लिए फ्लाइट्स बैकडोर में गई है। और ये जो हवाई जहाज जो सामान्य नागरिक थे, ठीक है, कितना हमारी सेनाओं की आप मतलब फोरसाइट देखिए। अगर मैं आज के दिन सेना में होता मैं गलती कर बैठता। जो आज के हमारे सेना के कमांडर हैं, आज के सेना के तंत्र हैं, उनको ये समझ में आ गया। और उन्होंने जब ड्रोन उसके नीचे से भारत की सीमा में आ रहे थे, तो हमारी जो सर्वेलेंस सिस्टम समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, एंड वी परमिटेड दोज ड्रोन्स टू कम इनटू आवर टेरिटरी। इसीलिए वो, अदरवाइज उनकी क्या वजह थी, ड्रोन को हम आईबी पे भी खत्म कर सकते थे, ड्रोन्स को हम पाकिस्तान की सीमा में भी खत्म कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से उस दौर में ऐसा रहा कि वो उसका फायदा उठा करके कि भारतीय सेना इनको फायर करने के लिए करेगी, और एक दो हवाई जहाज गिरते ही हम जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ड्रामा बना रहे थे कि देखिए इन्होंने हमारे सिविलियन को मार दिया और हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, वैसे उसमें दम नहीं है। वो जो चाहे कह दें। मैं आज तो ये भी कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से 2-3 वो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या ट्रेमर्स की आवाजें सुनाई दी थी, लोग कहते हैं वो उनके पास न्यूक्लियर वेपन फायरिंग पोजीशन में या आर्म्ड करने की काबिलियत ही नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। और उनका जो उन्होंने एक नैरेटिव चलाया, हम न्यूक्लियर देश है। देखिए भारत की बहादुरी देखिए, मैं आपको 2 मिनट के लिए बता रहा हूँ। हाँ। दुनिया में अमेरिका, रूस आज तक लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, दूसरे के माध्यम से लड़ते हैं। पर भारत एकमात्र ऐसा वीरों की भूमि है जिसमें हर व्यक्ति वीर है। कुछ वर्दी में वीर है, कुछ बिना वर्दी में वीर है, कुछ कैमरे के साथ। एवरीवन इज अ ब्रेव गाई, एंड कंट्री डिसाइडेड टू अटैक पाकिस्तान में
जितने आतंकी थे, और अगले दिन उनके एयरफील्ड पे हमला किया हमने, और वो भी प्रिसीजन अटैक्स हुए हैं ये जानते हुए, पर क्योंकि हम तैयार थे। देखा जाएगा इसका न्यूक्लियर का जो ये फसाद खड़ा करता है, इसको वंस फॉर ऑल हम खत्म करेंगे। कर दिया, देखिए कर दिया आप। तो पाकिस्तान की जो सेना है, और जो उनके, देखा नहीं आपने कल उनके प्रधानमंत्री शायद कहते हैं कि पाकिस्तान विजयी हुआ। अब इसका क्या इलाज है आप बताओ? मतलब कोई इलाज है दुनिया में? कोई इलाज नहीं है। पर फिर भी अब वो, पर यकीनन एक बात है, देखिए ऑपरेशन जो सिंदूर शुरू हुआ है, मैं जैसी स्थिति है वो अलग बात है, पर मैं ये मानता हूं पाकिस्तान के टुकड़े हुए बिना आतंकवाद भारत के अंदर से नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने नागरिकों को मरवाने के तैयार हो गए। बताओ, हवाई जहाज उड़ा दिए उन्होंने वहां हमले किए। उनको पता था कि अगर वो F-16 उड़ाएंगे तो भारत ऑल आउट युद्ध करेगा और हमारे जो ही सिविलियंस को मारेगा। पर वो भूल गए आज का भारत, आज की टेक्नोलॉजी। हमने प्रिसीजन उनके F-16, उनके J-17 को वहीं गिराया, उन्हीं की टेरिटरी में। देखिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने तो इस हद तक कोशिश कर ली, अगर उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने की काबिलियत रखते तो मैं आज भी मानता हूं, मुझे जमीनी स्थिति अंदर जो विद इन हाउस जो सीक्रेट्स होते हैं उसका ज्ञान नहीं है, पर जब उसने बैलिस्टिक मिसाइल हमारे दिल्ली आगरा डेप्थ के लिए फायर की, तब अगर उसके पास न्यूक्लियर होता तो वो जरूर फायर करता। मैं आज भी मानता हूं। इसलिए जो न्यूक्लियर का जो डर था, या वो एक कबूतर लेके घूमता था, पाकिस्तान को पता है, और तभी वो गिड़गिड़ाता अमेरिका के पास गया। अब अमेरिका और भारत के रणनीतिकारों में क्या हाँ, ये बड़ी बुरी बात है कि सीज फायर का डिक्लेयर करते हैं वो क्या नाम उनका, ट्रंप साहब। हाँ। वो ये भारत के नागरिकों को स्वीकार नहीं था, आज भी नहीं है, और आगे मैं मानता हूं हमारे लोग ध्यान रखेंगे। ये उनकी गलती है, क्योंकि भारत ने उनको कहा नहीं होगा। पर वो, जैसे हम जानते हैं, ट्रंप बड़ बोले हैं। ट्रंप सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। या तो वो रणनीति के अंतर्गत करते हैं, या उनका नेचर है, उसका हम कोई इलाज भी नहीं हमारे पास। पर जो आज हमारे भारत ने क्लियर कर दिया कि हमने अमेरिका को एक ही चीज बोली थी कि तुम्हारी मध्यस्थता अपने पास रखो, अगर तुम्हें पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी है तो ये करो कि टेरर कैसे खत्म किया जाए, और कोई बात ही नहीं हमारे पास पाकिस्तान के लिए। और दूसरा, अगर बात भारत के विषय में अगर कुछ आप चाहते हो तो उनको बोलो पीओके, हमारे से पीओके की बात करे कि कब लौटा रहा है, डिस्कशन नहीं है कि व्हेन एंड हाउ यू वांट टू हैंड ओवर पीओके टू अस। बाकी रेस्ट, टेरर खत्म करने की बात करो, आतंकवाद खत्म करने की बात करो। देखिए अब दुनिया भी बदल गई। आईसीजी वो भारत नहीं है आज के दिन, जहां अमेरिका पाकिस्तान में जाके रूस के खिलाफ सामान्य नागरिकों को आतंकवादी बना करके पूरे हमारे इस इलाके में शांति, आज ये उसी के कुकर्म है साहब, कोई माने या नहीं माने। ये सारा अगर अमेरिका उस दौर में रूस के खिलाफ अपने फायदे के लिए हमारे इस उप महाद्वीप के लोगों को, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, ये उन्हीं के थे। और पाकिस्तान किया तो देखिए आज वो स्वीकार किया उन्होंने, और अब अमेरिका उसमें घबरा रहा है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया, अब मैं क्या बोलूं। अब अमेरिका बात ही नहीं कर रहा है। टेररिज्म उसको अब याद नहीं आ रहा है, क्योंकि टेररिज्म की बात करते उसको बोलेंगे अरे तू क्या बात कर रहा है, तेरे तो हाथ सारे खून में रंधे हुए हैं। तो ये स्थिति बड़ी नाजुक है। पर मैं ये मानता हूं भारत के लिए, भारतीय सेना और प्रेजेंट हमारी जो मोदी जी की लीडरशिप है, मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, आपके दर्शक हो चाहे मैं हूँ, कई बार लगता है, पर हमारे पास इस सेंचुरी के अंदर, और मैं तो कहता हूँ कई जो पुराने, मैंने जितना मेरा जीवन काल देखा है, इस प्रकार का डिसीजन लेना कि भाई वी विल नॉट एग्री टू इट। हाँ, अफवाहें हुई, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चला जिसके अंदर हमारे देश के नागरिकों का, मोदी जी की एक कैरेक्टर कोई भी दुनिया में हर व्यक्ति अस्वीकार करता है, वो है कि ये व्यक्ति वो है जो भारत के हित के ऊपर सर्वोपरि भारत के हित है। और बाकी देखिए प्रधानमंत्री है, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं साहब, हमारी तरह बैठे हैं, उनको क्या चीज क्या नहीं, बट ही इज द बेस्ट मैन अवेलेबल विद अस एंड वी हैव द बेस्ट डिफेंस सर्विसेज टुडे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और देखिए भला हो देश का भी।
पूरे देश ने भारतीय सेना को मजबूत किया है। और वो कैसे किया देखिए, हमारी जो मिसाइल सिस्टम है ब्रह्मोस, हमारी जो मिसाइल जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो हमने डेवलप किए थे छोटे समय में। और जिस प्रकार से प्रिसिजन गाइडिंग, एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी, नेम अ थिंग, मतलब जो ये टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं हो सकता था। और यहीं पर ही भारतीय सेना की हम प्रशंसा, और उनके लिए तो हम सदैव हम एहसानमंद होना चाहिए हमारे व्यक्ति को उनके बलिदान की, क्योंकि बट जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारी जो वेरियस देश के तंत्र में जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से प्रेसाइज दुश्मन को, और हम सबको गया था करीब 30-40 वर्ष पहले जब शायद मोरारजी देसाई थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली प्रधानमंत्री, जब हमारे बाहर पाकिस्तान में जो हमारे सोर्सेज थे, उनके एक स्टेटमेंट से वहां कई सोर्सेज मारे गए थे। हमारा जो ग्राउंड का वर्क था वो समाप्त हो गया है। और अभी भी एक तत्वा देश में है जो ये मानता है कि भारतीय सेना और ये सरकार जो काम कर रही है वो उनकी जिम्मेवारी है। पर मैं उन लोगों के लिए एक संदेश आपके चैनल के मार्फत देना चाहता हूं, जिनको मैं कल चर्चा कर रहा था, जो कह रहे थे साहब सैनिक का तो काम लड़ना है। बिल्कुल सही बात है, हमारा सौभाग्य है, हमारा काम नहीं है। काम तो उन लोगों का है जो पैसे के लिए नौकरी करते हैं। और कोई भी व्यक्ति भारत में कहता है कि किसी सैनिक को पैसे मिलते हैं, तो जो व्यक्ति ऐसी बात करता है मैं उसको 1 करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह दूंगा, 4 दिन जाके उस गोलियों के बीच में खड़ा हो जाए। तो जो मेरा संदेश इन लोगों के लिए, देखिए देश को याद रखना चाहिए, जो हमारा बच्चा, हमारा मतलब देश का बच्चा है, मैं तो आज इधर हूँ, वहां भी युवा हैं जो बॉर्डर एरिया पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और बॉर्डर एरिया पे लोग हैं जो रह रहे हैं। वो बच्चा जो सैनिक है वो आपके देश के नागरिकों के बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए वो अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है, अपने बेटे को अनाथ करने को तैयार है। प्लीज अंडरस्टैंड, वो सैनिक जो देश की माँ, बेटी, बहनें, उनके भाई सलामत रहे, उनके सुहाग सलामत रहे, उनके सब सलामत रहे, इसलिए वो अपनी खुद की बीवी को भी विधवा बनाने में, वीर नारी बनाने में झिझकता नहीं है। ये भाव देश के उन लोगों को समझने चाहिए जो ये मानते हैं सेना में सिर्फ नौकरी कर रहे। नहीं, ये नौकरी नहीं साहब, ये एक सेवा है, ये बलिदान होता है, और ये भारतीय सेना का ही मैं मानता हूँ जज्बा है। और इसके अलावा एक और हमारे पीड़ित लोग हैं जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं। कल मैं बात कर रहा था जम्मू कश्मीर में, इधर जैसलमेर में तुम मेरे परिचित हैं, उनकी जब शेलिंग हुई तो आप अंदाजा लगाइए कि हम जयपुर में बैठे हैं और यहाँ